हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में हम देखेंगे झारखंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी और वन लाइनर के फॉर्म में भी। इसके अलावा एक अभ्यास प्रश्न होगा सेशन में, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और सेशन के अंत में देखेंगे झारखंड से रिलेटेड कुछ ट्रेडिशनल जीके को यानी स्टैटिक जीके को। आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। और हर दिन की तरह सबसे पहले देखते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए उस प्रश्न को और उसके उत्तर को। प्रश्न था दोस्तों, WHO की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार झारखंड मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में किस स्थान पर रहा था। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा अथवा ऑप्शन डी चौथा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी तीसरा, यानी वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 जो आई है उसमें झारखंड का मलेरिया उन्मूलन के मामले में तीसरा स्थान दिया गया है। आइए इस संबंध में इसे हम डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के आधार पर झारखंड मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में तीसरे स्थान पर रहा है। आपको बता दें कि 2017 में झारखंड में 94,114 मामले थे, जबकि 2018 में 57,095 केस दर्ज किए गए, यानी 39% की कमी दर्ज की गई है। मलेरिया के सालाना आंकड़ों की बात करें तो इसमें लगातार दर्ज की जा रही है कमी। फिर 2019 में 37,133 मामले दर्ज हुए और 35% की कमी आई है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2020 में 55% की कमी के साथ 16,653 मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2021 में 2019 की तुलना में 19% कम मामले दर्ज किए गए हैं और संख्या घटकर 13,426 रह गई है। राज्य ने मलेरिया के कारण होने वाले कम मृत्यु दर को भी बनाए रखा है और वर्ष 2017 से 21 के दौरान मलेरिया के कारण मौतों की संख्या 0 से 0.04% के बीच रही। आपको बता दें कि मलेरिया उन्मूलन की राष्ट्रीय रणनीतियों के अनुरूप काम कर रहा है झारखंड तथा 2027 तक देश में शून्य स्वदेशी संचरण यानी ट्रांसमिशन तथा 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को भी हासिल कर लेगा। चलिए दोस्तों अब झारखंड से रिलेटेड देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को और व्याख्या भी देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड की वुशु खिलाड़ी पूर्णिमा लिंडा ने किस शहर में चल रही स्टार इंटरनेशनल वुशु कंपटीशन में कांस्य पदक हासिल की है। ऑप्शन ए मास्को, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी सिडनी अथवा ऑप्शन डी तेहरान। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए मास्को। दोस्तों आपको बता दें कि रांची की प्रसिद्ध वुशु खिलाड़ी पूर्णिमा लिंडा ने मास्को में चल रही मास्को स्टार इंटरनेशनल वुशु कंपटीशन में कांस्य पदक जीती है। आपको बता दें कि यह आयोजन समाप्त हो चुका है और यह 2 से 8 मई 2023 के दौरान खेला गया था मास्को में। पूर्णिमा को ताउलू इवेंट में कांस्य पदक हासिल हुआ है। आपको बता दें कि मास्को में आयोजित इंटरनेशनल वुशु कंपटीशन में शामिल भारतीय दल ने 10 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज सहित कुल 17 पदक जीते हैं, जिसमें झारखंड की वुशु खिलाड़ी पूर्णिमा लिंडा भी शामिल थी, जिसे कांस्य पदक प्राप्त हुआ है यानी ब्रॉन्ज मेडल हासिल की है। आपको बता दें दोस्तों कि रांची की रहने वाली है पूर्णिमा लिंडा और कांके थाने के सेमरटोली गांव की है। पूर्णिमा लिंडा वुशु की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है और इन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। 36वें नेशनल गेम्स में भी राज्य यानी झारखंड के दल का वो हिस्सा थी और पिछले दिनों आयोजित फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता में भी 3 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। आपको बता दें कि 28 वर्षीय पूर्णिमा लिंडा 2005 से ही वुशु के खेल का प्रशिक्षण ले रही है, यानी लंबे समय से वो वुशु की खिलाड़ी रही है। आइए देखते हैं अब दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, चेरो और बथुड़ी विलुप्तप्राय जनजाति पर आधारित 2 फिल्म चेरो और बथुड़ी के डायरेक्टर कौन हैं, जिसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इम्तियाज अली, ऑप्शन बी प्रकाश झा, ऑप्शन सी अनुज कुमार अथवा ऑप्शन डी धनंजय नाथ तिवारी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुज कुमार, जो एक अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टर हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। उनके द्वारा 2 फिल्म चेरो और बथुड़ी
को डायरेक्ट किया गया है, जिसे अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में भी। दोस्तों आपको बता दें कि चेरो और बथुड़ी जनजाति पर आधारित 2 फिल्में चेरो और बथुड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर दी गई है और ये दोनों ही फिल्म के निर्माता और निर्देशक अनुज कुमार हैं। चेरो के बारे में बात करें दोस्तों, चेरो फिल्म के बारे में, तो चेरो फिल्म झारखंड की आदिम जनजाति पर आधारित है और फिल्म में यह बताया गया है कि चेरो एक योद्धा जनजाति होने के बावजूद भी अपने वर्चस्व को बचा कर नहीं रख पाई और अब वह आदिम जनजाति की श्रेणी में आ गई है, परंतु झारखंड में उसे यह श्रेणी हासिल नहीं है। अनुज कुमार ने बताया कि यह एक ऐसी कहानी है जो अभी तक सामने नहीं आई है और जिसका निवास जंगल तक ही सीमित है। इस फिल्म की कहानियों के द्वारा उनके जीवन शैली, गीत संगीत और कला संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास है। वहीं बथुड़ी फिल्म की बात करें तो यह भी फिल्म चेरो की तरह ही है और यह भी आदिम जनजाति पर आधारित है और बथुड़ी मुख्य रूप से झारखंड और उड़ीसा में पाई जाने वाली जनजाति है और बथुड़ी मूल रूप से कृषि कार्य करती है और माना जाता है कि ये बलराम और सुभद्रा के वंशज है। आइए दोस्तों अब देखते हैं अगले प्रश्न को। लंदन में प्रिंस चार्ल्स के राज्याभिषेक में भारतीय मूल की किस महिला या छात्रा को सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए शिखा लकड़ा, ऑप्शन बी निधि कुमारी, ऑप्शन सी ईरा दुबे अथवा ऑप्शन डी सविता महतो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ईरा दुबे, जो कि झारखंड की रहने वाली है। लंदन में प्रिंस चार्ल्स के राज्याभिषेक में उन्हें शामिल होने का मौका मिला, तो ऑप्शन सी दोस्तों ईरा दुबे सही उत्तर है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं डिटेल में। ब्रिटेन के राजा प्रिंस चार्ल्स के राज्याभिषेक के दौरान गोड्डा की बंदरवार गांव की ईरा दुबे सम्मिलित हुई है। लंदन में प्रिंस चार्ल्स के राज्याभिषेक में भारतीय मूल की ईरा दुबे के अलावा दुनिया भर के विशिष्ट अतिथि गण इसमें सम्मिलित हुए थे। आपको बता दें कि एक परंपरा के अनुसार वेस्टमिनिस्टर स्कूल लंदन के किंग्स स्कॉलर स्टूडेंट जो अपनी प्रतिभा के आधार पर इस स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं, उन्हें इस समारोह में पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय मूल की सुश्री दुबे यानी ईरा दुबे, जो मूल रूप से झारखंड प्रांत के गोड्डा की रहने वाली है, इस समारोह में किंग्स स्कॉलर के रूप में भाग ले रही है, यानी किंग्स स्कॉलर रही है ईरा दुबे। ईरा जो भारत में जन्मी है, अभी वेस्टमिनिस्टर स्कूल लंदन में पढ़ाई कर रही है। वेस्टमिनिस्टर स्कूल जो लगभग 500 साल पुराना जिसका इतिहास है और ब्रिटेन की परंपरा का यह एक अभिन्न अंग है। यहाँ के बच्चे इस समारोह में राजा और रानी का अभिनंदन करने के लिए सन 1540 से आमंत्रित होते रहे हैं। आपको ये बता दें कि इतिहास में यह पहला मौका है जब छात्राओं को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के किस जैविक उद्यान में पहली बार मादा तेंदुआ ज्योति ने मादा शावक वैदेही को जन्म दिया है? ऑप्शन ए पलामू अभ्यारण्य, ऑप्शन बी भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, ऑप्शन सी टाटा जियोलॉजिकल पार्क अथवा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, रांची के भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, जिसे रांची जू भी कहते हैं। यहाँ पे मादा तेंदुआ ने एक शावक को जन्म दिया है जिसका नाम वैदेही रखा गया है और इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में पहली बार मादा तेंदुआ ज्योति ने मादा शावक को जन्म दिया है और उसका नाम रखा गया है वैदेही और इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। वहीं मादा गौर की बात करें तो दोस्तों गौर बता दें आपको कि गौर एक गोजातीय पशु है जो काले रंग का भैंस के रूप में दिखाई देता है और ये सबसे बड़ा जंगली पशु भी होता है गौर। इसने भी रोशनी जिसका नाम है नर बच्चे को जन्म दिया है जिसका नाम हीरा रखा गया है। वहीं 11 मई को हिप्पो लिली ने भी नर बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम मोती रखा गया। आइए दोस्तों जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ है और क्यों है ये प्रसिद्ध। तो जान लेते हैं बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क और माझी
चकला गांव रांची में स्थित है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1994 को की गई थी और यह गेतलसूद बांध यानी डैम के तट के पास मुख्य पटना रांची राजमार्ग यानी NH 33 पर स्थित है। वहीं इसके एरिया की बात करें तो कुल 104 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है और अपनी अद्वितीय विशेषताओं के कारण देश के टॉप 10 जू में भी इसे पिछले वर्ष शामिल किया गया था। इस पार्क के अंदर एक मछली घर यानी एक्वेरियम है जो देश के सबसे बड़े ताजे पानी का एक्वेरियम है। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण का एक स्थापना किया गया है जो इस चिड़ियाघर को मैनेज करता है। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर 2009 को भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क के बेहतर प्रबंधन के लिए झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी झारखंड जू अथॉरिटी का निर्माण किया गया था, जो एक स्वतंत्र निकाय है और इस पार्क यानी भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क को मैनेज करने का काम करता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। झारखंड के किस जिले में CPS सिद्धू कान्हू विद्यापीठ और छात्रावास की आधारशिला 21 जून 2023 को रखी गई? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी साहेबगंज, ऑप्शन सी हजारीबाग अथवा ऑप्शन डी रांची। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी हजारीबाग। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि 22 एकड़ भूखंड में झारखंड के हजारीबाग के सदर प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बच्चों को CBSE बोर्ड आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूल छात्रावास उपलब्ध कराने हेतु हजारीबाग के सिद्धू कान्हू सेवा संस्थान और कोलकाता की संस्था पिंजरापोल सोसाइटी द्वारा सीतागढ़ गौशाला में CPS सिद्धू कान्हू विद्यापीठ छात्रावास का भूमि पूजन हाल ही में किया गया है। आपको बता दें कि सीतागढ़ गौशाला परिसर में 2000 बच्चों का आधारित यह स्कूल बनाया जाएगा, जिसमें 1000 बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था किया जाएगा। आवासीय परिसर में भारतीय संस्कृति और सभ्यता और भारतीय प्राचीन गुरुकुल की संपूर्ण झलक देखने को मिलेगी। आइए दोस्तों अब बारी है वन लाइनर के फॉर्म में झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स को जानने की। पहला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड राज्य कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा किस योजना के तहत राज्य में जैविक खाद्य तैयार की जाएगी? इसका उत्तर है गोधन न्याय योजना। आपको बता दें हाल ही में गोधन न्याय योजना के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके तहत झारखंड के सभी डिवीज़न में यानी प्रमंडल में एक ज़िले में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू कर दिया गया है। इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसके तहत 2 रुपये प्रति किलो गोबर सरकार खरीदेगी और 8 रुपये किलो वर्मी कॉम्पोस्ट सरकार किसानों को उपलब्ध कराएगी उनके ही क्षेत्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौसम की सटीक जानकारी के लिए झारखंड के किस जिले की हर पंचायत में स्वचालित वर्षा मापी यंत्र यानी ऑटोमेटिक रेन गेज लगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है? इसका उत्तर है जामताड़ा। आपको बता दें कि इसे लगाने के बाद सरकार को काफ़ी लाभ होने वाला है, क्योंकि सूखा जैसे मामलों में ये निर्धारण करना कि कब सूखा पड़ा और कब ज़्यादा पानी पड़ा ये आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों को राज्य सरकार अब आर्थिक सहायता के लिए कितनी राशि पेंशन के रूप में कलाकारों को प्रदान करेगी? दोस्तों आपको बता दें कि कलाकारों के लिए सरकार ने यह राशि पेंशन राशि फिक्स की है 4000 रुपये प्रति माह। पहले यह राशि मात्र 1000 रुपये थी। इस तरह 3000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है आर्थिक सहायता में 60 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों के लिए। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किस जिले में किया गया है? इसका उत्तर है मोराबादी रांची में किया गया। 28 अप्रैल से 8 मई के दौरान इसका यानी इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के सक्रिय मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों की मृत्यु होने पर कितनी राशि बीमा का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है 5 लाख रुपए, बशर्ते वह 18 से 70 साल की उम्र के हों। उन मछुआरों की मृत्यु की स्थिति में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो कि जिस बीमा आधारित होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बारी है अभ्यास प्रश्न के लिए। और आज का अभ्यास प्रश्न है,
कॉमन सर्विस सेंटर खोलने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय बन गया है? ऑप्शन ए रांची विश्वविद्यालय रांची, ऑप्शन बी कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, ऑप्शन सी जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर, अथवा ऑप्शन डी केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची। दोस्तों इसका जवाब उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर देंगे। चलिए अब ट्रेडिशनल जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का एकमात्र ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी TRI की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, अथवा ऑप्शन डी 1953। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1953। आपको बता दें कि 1953 में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना मोरहाबादी रांची में की गई थी। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड का एकमात्र ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है रांची मोरहाबादी में, जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1953 को की गई थी। आपको इसका उद्देश्य बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास और साथ ही सरकार के लिए शोध का कार्य करना और सरकार को रिपोर्ट सौंपना इसका मुख्य कार्य है और यही इसका उद्देश्य है। इसके अलावा जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, साहित्य, कला और इतिहास पर रिसर्च कर देश दुनिया को अवगत कराना, ये भी इनके उद्देश्यों में शामिल है। कैंपस में जनजातियों के ऊपर एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से जनजातियों के सामाजिक जीवन से लोगों को परिचय कराया जाता है। राज्य सरकार ने TRI का नाम बदलकर जाने माने शिक्षाविद पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नाम पर बाद में कर दिया। अब इसे पद्मश्री रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध कल्याण संस्थान के नाम से जाना जाता है और TRI के नाम से भी इसे जाना जाता है। आपको बता दें कि TRI राज्य स्तर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय का एक शोध निकाय है, यानी रिसर्च बॉडी है। सरकार को किसी भी जनजातीय विषय पर रिसर्च कराना होता है तो इसी संस्था द्वारा कराया जाता है। इसके अलावा बता दें कि विश्व के प्रसिद्ध मानव शास्त्री यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट VS गुहा इस संस्थान के प्रथम निदेशक रहे थे और वर्तमान निदेशक की बात करें तो रणेंद्र कुमार इसके वर्तमान निदेशक यानी डायरेक्टर हैं। आइए दोस्तों वन लाइनर के फॉर्म में अब देख लेते हैं झारखंड से रिलेटेड प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्रथम नागपुरी फिल्म का नाम क्या था? इसका उत्तर है दोस्तों सोनागर नागपुर। आपको बता दें यह फिल्म 1992 में बनी थी और इसके डायरेक्टर थे धनंजय नाथ तिवारी। आपको एक और बात बता दें कि मुकुंद नायक जिसे हम उपनाम से जानते हैं प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट, इन्होंने भी इस फिल्म में अपनी भूमिका निभाई है। यानी मुकुंद नायक एक प्रमुख कलाकार के रूप में सोनागर नागपुर में एक्टिंग कर चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन काल में कांकजोल किस क्षेत्र को कहा जाता था? इसका उत्तर है संथाल परगना क्षेत्र। आपको बता दें कि कांकजोल क्षेत्र को या फिर नरीखंड जिसे जाना जाता था, संथाल परगना क्षेत्र को जाना जाता था। यानी संथाल परगना क्षेत्र को पहले नरीखंड या कांकजोल के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा झारखंड में दोस्तों और कुछ बता दें कि कुछ ऐसे नाम हैं जिनका पुराना नाम है। आइए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दोस्तों आपको बताते हैं कि डाल्टनगंज यानी जिसे अब हम कहते हैं मेदिनी नगर, उसका पुराना नाम था बिरजा बाग। यानी डाल्टनगंज का पुराना नाम बिरजा बाग और वर्तमान में नया नाम है मेदिनी नगर, जो पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर भी है और पलामू ज़िले का हेडक्वार्टर भी है मेदिनी नगर। इसका पुराना नाम डाल्टनगंज और बिरजा बाग है। अगला प्रश्न है, झारखंड में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यह है दोस्तों रणधीर वर्मा। आपको बता दें कि रणधीर वर्मा झारखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। वे धनबाद के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे और शांति काल में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है अशोक चक्र, जो प्राप्त हुआ झारखंड के रणधीर वर्मा को। आपको बता दें कि 1991 में बैंक ऑफ इंडिया जो कि धनबाद में स्थित है हीरापुर शाखा, वहाँ पे बैंक डकैती हो रही थी, जिस स्थान पर वह पहुँचे थे और मुठभेड़ में SP रणधीर वर्मा मारे गए थे और 1991 में बाद में उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि 2004 में रणधीर वर्मा को एक
इनके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया था। इसके अलावा जो गोल्फ ग्राउंड धनबाद का है उसका नाम भी रणधीर वर्मा के नाम पर कर दिया गया, यानी अब गोल्फ ग्राउंड को रणधीर वर्मा स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में सबसे लंबे समय तक कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है? इसका उत्तर है अर्जुन मुंडा। इस संबंध में आपको बता दें कि अर्जुन मुंडा 3 अलग अलग कार्यकालों में 5 वर्ष से अधिक समय तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं रघुवर दास की बात करें तो वो लगातार 5 वर्ष तक कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। इस तरह से 5 वर्ष से ज़्यादा तक कार्यकाल पूरा करने वाले व्यक्ति हैं, 5 साल से अधिक तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति हैं अर्जुन मुंडा, यानी सबसे लंबा कार्यकाल झारखंड में रहा है अर्जुन मुंडा का, परंतु 3 अलग अलग कार्यकालों में। अगर एक लगातार कार्यकाल की बात करें तो उसमें रघुवर दास का नाम आता है। इसके अलावा दोस्तों अगर सबसे छोटा कार्यकाल की बात करें तो यह है शिबू सोरेन। शिबू सोरेन दोस्तों ये भी 3 बार अर्जुन मुंडा की तरह मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के, परंतु सबसे छोटा कार्यकाल भी इनका रहा है और 2005 में ये मात्र 10 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे थे। आपको बता दें कि शपथ लेने के बाद यह बहुमत साबित नहीं कर पाए थे शिबू सोरेन, जिन कारण उन्हें हटना पड़ा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, और यह है अगला प्रश्न, 1857 के दौरान चतरा का युद्ध किन लोगों के बीच लड़ा गया था? इसका उत्तर है मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे। आपको बता दें कि जयमंगल पांडे और इसके साथ थे नादिर अली खां, जो डोरंडा क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह का। इसी दौरान रांची से ये लोग चतरा की ओर बढ़ गए और चतरा में युद्ध करना पड़ा अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ों के मेजर थे इंग्लिश और जयमंगल पांडे और नादिर शाह के बीच लड़ाई घमासान हुई और बाद में 3 तारीख को इन दोनों को यानी जयमंगल पांडे और नादिर अली शाह को पकड़ लिया गया और 4 तारीख को चतरा में पानसहारी तालाब के नज़दीक दोनों को फांसी दे दी गई थी। और यह जो अरेस्ट किया गया था वो भी याद रखिए दोस्तों, कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर अरेस्ट किया गया था जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को, और चतरा के निकट पंसीहारी तालाब के पास इन्हें मृत्युदंड यानी फांसी पर लटका दिया गया था। ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ या करंट अफेयर्स के साथ। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।